यहाँ पर सबसे पहले कि देखो क्या होता है कि एसएससी सीजीएल का जो आप पेपर देते हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, और उसी में से एक सबसे दमदार और सबसे खूबसूरत पोस्ट है हमारा एएसओ इन एमईए। एक छोटी सी क्लिप इसके बारे में हम लोगों ने शेयर किया था, और वो क्लिप जो है 2.5 लाख से ऊपर व्यूज अर्जित कर चुका है। छोटा सा क्लिप, तो जब एक छोटा सा क्लिप 2.5 लाख से ऊपर का व्यूज जा सकता है, तो वहीं पर बच्चों का डिमांड था कि सर आप कंप्लीट वीडियो लेकर आओ और कंप्लीट तरीके से बताओ। ठीक है, पढ़ाई तो हम करते ही रहते हैं, साथ में कुछ ऐसा हो सके जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले, तो वो आप लोगों के हाजिर है, आप लोगों के सामने हाजिर है। मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं इस पीपीटी को बनाने में। एक एक बात मैंने कंसल्ट की है, जो लोग ऑलरेडी फॉरेन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं उनसे भी मैंने इन बातों को कंफर्म किया है कि क्या जो बात ऐसा सुनने में आता है क्या वो सही है या वो गलत है, कितनी बातें सही है कितनी बातें गलत है, क्या जो हम बात करते हैं महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए में जो सैलरी मिलती है, क्या ये बात में दम है। क्या ये कहा जाता है कि जो बच्चे हमारे जो भी लोग विदेश मंत्रालय में एमईए में पोस्टेड होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उसके तो उसके अलावा जो फायदा हो गया, जैसे मानो कि अगर मैं एमईए में हूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा पर्क मिलता है, 5 स्टार फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ रिसोर्सेज में बेनिफिट मिलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के सबसे टॉप अस्पताल में मैं फ्री में अपनी जो है वो इलाज करा सकता हूं अपना अपने फैमिली का। मेरे जो बच्चे होंगे उस स्कूल में, मतलब जैसे मानो अगर लंदन में पोस्टिंग हुई तो लंदन के सबसे टॉप स्कूल में फ्री में ऐसी शिक्षा मिल सकती है। क्या ये बात में सत्यता है? तो बिल्कुल इन सभी बातों को लेकर जितने भी आपके मन में 50 तरह के डाउट होंगे वो सभी के सभी मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। भाई बहुत मेहनत की है मैंने आप सभी के लिए, तो आपका भी ये बात फर्ज बनता है कि तुरंत एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक, और सब जगह पर शेयर कर दो भाई, ताकि ये जो बात है ना ये सब जाने और इससे सबका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है एएसओ इन एमईए। एएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और एमईए का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी विदेश मंत्रालय। ठीक है, जैसे विदेश जो मंत्री थे हमारे पिछली सुषमा स्वराज थी जिनका निधन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पूरा कंप्लीट जानकारी हमें जो है वो प्राप्त मिलेगा। कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम क्या होता है, एज लिमिट कितने होते हैं, पावर कितनी है, सैलरी कितनी है, हर एक बात को लेकर। उसके पहले आप इस स्लाइड को देखो। देखो भारत में अगर आप रहते हैं तो आपको भारत में 3 तरह के पासपोर्ट मिलते हैं। बहुतों को यह बात नहीं पता, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूं। 3 तरह के पासपोर्ट कैसे? सबसे पहले हो गया नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, फिर हो गया व्हाइट कलर का, और फिर हो गया मरून कलर का। ठीक है, जो आम जनता होती है, जो आम नागरिक होते हैं, उन्हें मिलता है आपको नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, जिसको हम कोड भी देते हैं नॉर्मल। ठीक है, पी फॉर पासपोर्ट, पब्लिक के लिए। जैसे मानो कि अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, आपके पिताजी बनवा रहे हैं, आपके पड़ोसी बनवा रहा है, तो उसको नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलेगा। उसी तरीके से व्हाइट पासपोर्ट जो है वो सभी के सभी डिप्लोमा, यहाँ पर जो भी भारत की तरफ से जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अदर कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप विदेश मंत्रालय में लगेंगे तो आपको व्हाइट मिलेगा। और मरून कलर का जो पासपोर्ट होता है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, ये ऑफिशियल पासपोर्ट है और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब ये डिप्लोमैट्स कौन होते हैं? डिप्लोमैट्स वो हो गए जो भारत सरकार की तरफ से किसी और कंट्री में जाते हैं, बायलैटरल मीटिंग्स के लिए हो गए, जैसे ठीक है समझौता के लिए हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए हो गए, तो वहां पर आपको मिलता है डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि हमारे सीआईएसएफ के कुछ जवान गए और अफगानिस्तान में जाकर वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस समय वो ब्लू कलर के पासपोर्ट से नहीं जाएंगे, व्हाइट कलर के पासपोर्ट से जाएंगे। ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, इसलिए साफ लिखा गया इशूड टू इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस। और यहां पर इशू टू इंडियन डिप्लोमेट। तो भाई साहब ये बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। एएसओ इन एमईए लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है पावरफुल पोस्ट इन एसएससी सीजीएल। अब यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर आपके मन में असमंजस होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर कौन सा एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे कि सर हम एएसओ इन एमईए लग सकते हैं, ठीक है, या विदेश मंत्रालय में हमारी एंट्री हो सकती है, पावर क्या क्या होगा सर, एलिजिबिलिटी कितनी होगी, उसके अलावा वर्क प्रोफाइल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सैलरी हो गया, सभी बातों पर एक एक पॉइंट में अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एग्जाम को लेकर कि भाई 2 एग्जाम अगर आप देते हो, एक हो गया एसएससी का जिसमें सीजीएल का पेपर अगर आप दे रहे हैं, और दूसरा हो गया यूपीएससी का। अगर आप 2 पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, सबसे जो टॉप कट ऑफ वाली पोस्ट होती है उनके थ्रू आप विदेश मंत्रालय में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे 2 एग्जाम हो गया एसएससी सीजीएल का और दूसरा हो गया हमारा यूपीएससी का। एसएससी सीजीएल को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप लगते हैं एएसओ इन एमईए। ठीक है, विदेश मंत्रालय में आपकी एंट्री होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से। और अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो यूपीएससी को क्लियर करने से क्या होगा, यूपीएससी में सीधा आप जाते हैं आईएफएस कैडर में, इंडियन फॉरेन सर्विस में, और वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। कौन सा पोस्ट मिलता है वो भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हर जगह पर वीडियो को
शेयर करते रहिए दोस्तों। तो बात करते हैं सर एसएससी सीजीएल में कौन सा ऐसा पोस्ट है, कैसे कैसे जो है हमें कैसे कैसे पेपर क्लियर करना होगा, क्योंकि यूपीएससी के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एसएससी के माध्यम से हम डायरेक्ट एएसओ इन एमईए कैसे लगेंगे, कितने स्टेप्स में हमें पेपर देना होगा, ठीक है, एक एक बात को यहां पर समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले आपको देना होता है टीयर 1। जब आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 दे देते हैं उसके बाद आपको कोई भी पेपर नहीं देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि सर क्या इसमें कोई भी इंटरव्यू पोस्ट है या कोई इंटरव्यू होता है, तो नहीं भाई, यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। क्या कोई फिजिकल टेस्ट होता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको फिजिकल टेस्ट नहीं है। और यही इस पोस्ट की खूबसूरती होती है, इसी कारण लड़कियां जो हैं वो सबसे ज्यादा इस पोस्ट को पसंद करती हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट होता है, तो हाँ भाई टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट ज्यादा कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पावर के बारे में कि सर पावर कितना है। तो भाई साहब पावर बेइंतहा है, बेहताशा पावर है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक चलकर छोटी सी बात आगे, एक स्लाइड देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा, मैं सच बताऊं तो। मेरा मानना यह है कि अगर मैं एक वीडियो उससे संबंधित यूट्यूब पर डाल रहा हूं बच्चों को लेकर, तो मैं संपूर्ण जानकारी उनको दे सकूं ताकि उन्हें कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। तो ये पावर शब्द है तो अपने आप में 5 लेटर का, लेकिन एक एक वर्ड आपको डिफाइन करेगा कि आपका सच में कितना बड़ा रुतबा होता है, कितना ज्यादा सम्मान होता है जब आप एएसओ इन एमईए लगते हैं तब। दूसरी बात करते हैं पैसे को लेकर। तो देखो भारत सरकार में जो नौकरियां होती है ना, यहां पर जो पैसे आपको मिलते हैं 4600 ग्रेड पे के अनुसार से 70,000 से 80,000 मिलती है। पैसा यहां तब बरसता है आपके अकाउंट में जब आप विदेश में पोस्टिंग लेते हैं, तब आपको महीने के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं सोशल स्टेटस की। तो देखो जो बिहार और यूपी के लोग होते हैं उनके लिए मैं एक बात बताता हूं। देखो जैसे मैं भी बिहार का हूं, तो हमारे यहां अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का माइंडसेट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप किसी को एमईए बोलेंगे ना तो उनका माइंडसेट उतना बड़ा नहीं है, वो उस तरीके से नहीं समझेंगे, अच्छा एमईए क्या बोल रहा है पता ही नहीं। बहुतों को लगता है अरे एमईए तो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बोलो विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के पावर कितने होते हैं, सोशल स्टेटस क्या होता है, एक एक बात को आपको धीरे धीरे करके जानकारी अभी मैं दूंगा वीडियो के अंदर। एक एक बात बताऊंगा मैं आपको कि आपके सच में वैल्यू क्या है। आपका सिर्फ वैल्यू भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी है, पूरी दुनिया आपकी कदर करेगी। सभी बातों को धीरे धीरे हम जानेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरकार आपसे यह बोलती है, जो आपकी कमीशन एसएससी है बोलती है कि बेटा देखो तुम ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे आपने जो है ऑनर्स किया है, या फिर आपने बीए किया, कोई भी, मतलब ग्रेजुएट होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और एज की बात करें तो 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। 30 साल के अलावा भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, जैसे एससी कैटेगरी को अलग मिला, एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, इसके अलावा ओबीसी को एज का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो हो गए आपको एज रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं, जिसके बारे में अभी कभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं जो पावर के बारे में। तो पावर को मैं आपको ये 2 फोटो के माध्यम से दर्शाना चाहता हूं। क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा आपने, दूतावास, यानी इंग्लिश में एम्बेसी, सुना है ना आपने। अब ये एम्बेसी का शब्द मैं आपको समझाता हूं कि एम्बेसी का मतलब क्या होता है। ये जो दिख रहा है ना फोटो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये एम्बेसी है। और ये किसकी एम्बेसी है, तो ये भारत की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है। कहां पर है, तो यूएसए में, ठीक है। इसी तरीके से भारत का एक और एम्बेसी है, वो है बीजिंग और चाइना में, ये आपका भारत का दूतावास है, ठीक है। इसी तरीके से पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज में कम से कम 60 कंट्रीज हैं जहां पर मैं आपको बताऊं तो भारत के एम्बेसी हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कभी आप अगर घूमने चले जाएंगे नॉर्थ ब्लॉक के साइड में आपको, तो आपको हर कंट्री का एम्बेसी दिखेगा। आपको यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलूँ तो चाइना का एम्बेसी दिखेगा, अमेरिका का एम्बेसी दिखेगा, आपको रशिया का एम्बेसी दिखेगा, ठीक है। तो हर कंट्री का एम्बेसी होता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी कंट्री होती है ना, तो उस कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट हर कंट्रीज के एम्बेसीज होते हैं जो पावरफुल नेशंस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मानो कि जैसे अभी आपने एक अफगानिस्तान का केस सुना था कि अफगानिस्तान में जो है पूरी की पूरी सरकार भाग गई और वहां पर जो है वहां के जो आतंकवादी संगठन है उनका पूरा कब्जा हो गया। अब ऐसे केस में क्या हुआ, रातों रात तख्ता पलटा। अब रातों रात तख्ता पलटा तो अफगानिस्तान में जो भारत के निवासी रह रहे थे उनको वहां से बाहर कौन निकाले। आपने एक एयरलिफ्ट की मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की, वहां पर भी मूवी में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एयरलिफ्ट के माध्यम से उस कंट्री में रह रहे भारत के सभी लोगों को भारत में लेकर आया गया। तो भाई ऐसे तो होता नहीं ना कि मैं अभी जाऊंगा बोलूंगा हाँ भैया चलो 5 एरोप्लेन लेके चलते हैं और अपने दोस्तों को उठा के लेके आते हैं, अपने भारतवासियों को उठा के लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता है,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर कंट्री में अपना एक एम्बेसी होता है, जहां पर उस कंट्री में भारत के रह रहे लोग जाकर वहां पर संपर्क करें, जो भी उनको समस्याएं हैं वो यहां पर बता सकें, ठीक है। और उसी तरीके से ये पूरे के पूरे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और इस तरीके से भारत को मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं फंस गया हूं, कहां में जाकर लंदन में मैं रह रहा हूं और वहां पर मुझे अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मैं जाकर किससे बोलूंगा? मैं अपने इंडियन हाई कमांड से बोलूंगा, मैं अपने इंडियन एम्बेसी में जाऊंगा। तो उस इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, वहां पर आपके सारे ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, ठीक है। जब कोई कंट्री से भी आपके इंडिया से भी जाता है या कोई एनआरआई आ रहा होता है, तो सारा का सारा जो वर्क होता है वो आपके अपने कंट्री के एम्बेसी में होता है। तो हर कंट्री में भारत की एक एम्बेसी है, जैसे यूएसए में ये हो गया, उसी तरीके से चाइना में काम की एम्बेसी हो गई, ठीक है। और इस एम्बेसी में आपकी पोस्टिंग होती है। आप बोलते हैं ना सर विदेश मंत्रालय में जाएंगे तो कहां काम करेंगे, अगर लंदन चले गए तो कहां पर काम करेंगे? तो ये जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो एम्बेसी होती है, इसी के अंडर में आपको काम करना होता है। इसमें लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं, और एक बढ़िया तरीके से आप एक कंट्री के अंदर एक कंट्री रन कर रहे होते हो। इसलिए एम्बेसी को एक और बात भी कहा जाता है, कंट्री विद इन अ कंट्री। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, एम्बेसी की जो पावर होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। उस देश के ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन कभी एम्बेसी के ऊपर अटैक नहीं हो सकता। अगर एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, इसका मतलब सीधा है कि आपने उस नेशन के ऊपर अटैक किया है। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल के एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था, फिर इजराइल ने उस कंट्री का क्या हाल किया था, ठीक है। आप किसी के एम्बेसी के ऊपर अगर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस नेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी सबसे सुरक्षित अगर उस कंट्री में कुछ है तो उसकी एम्बेसी है, और वो सीधा का सीधा एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। और जब आप इसके अंदर काम कर रहे होते तो सोचिए कि आप एक भारत सरकार की तरफ से भेजे गए एक राजदूत हैं, जो पूरे के पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो पावर है और इसका जो सोशल स्टेटस है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत महान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर वर्क प्रोफाइल के बारे में, कि चलो भैया इस बिल्डिंग में चले गए, काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर क्या रहे हैं, क्या काम हमें मिला है? तो वहां पर जाने के बाद कम से कम 10-15 तरह के काम होते हैं जो नॉर्मली ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैंने यहां पर फिलहाल तरीके के 3 काम लिखे हुए हैं। जैसे मानो यहां पर आपने आईएफएस ऑफिसर सुना है, सिर्फ ना कि बाहर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं। आईएफएस ऑफिसर कैसे आते हैं? यूपीएससी से। यूपीएससी आप देते हैं तो आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और एक और होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और इंडियन फॉरेन सर्विस के जो असिस्टेंट होते हैं वो सीधे के सीधे किससे जाते हैं? एसएससी सीजीएल से। यानी अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप आईएफएस ऑफिसर बनेंगे, और अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहे, एसएससी से जा रहे हैं, तो आप उनके असिस्टेंट बनेंगे। धीरे धीरे आपका प्रमोशन होने के बाद भी आप भी जो है आईएफएस कैडर में आ जाते हैं। दोस्तों 1000+ लाइव कर दो, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे टोटल 2 दिन लगे हैं, 48 घंटे, तब जाकर ये पीपीटी बनी है। अलग अलग लोगों से मैंने संपर्क किया है, जो ऑलरेडी कोई बगदाद में पोस्टेड है, वहां से उनसे मैंने बात की फेसबुक के माध्यम से। ऑलरेडी जो है दिल्ली में कोई पोस्टेड है तो उनसे मेरी बात हुई है, तब जाकर एक कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि एक सही जानकारी मैं आपको दे सकूं, और ये एक अलग आपके अंदर पैदा कर सके कि नहीं यार अब तो मुझे भी करना है। आज बहुतों का सपना मैं बना देने वाला हूं यहां पर, कि आप चयनित कर लोगे कि हाँ भाई हम भी एएसओ इन एमईए लगेंगे, देख लेना। बस आज यहां सर दिखा रहे हैं और अब मेरे माइंड में ये पिक्चर जा रहा है, और अब तो मेरा विजन और क्लियर हो गया है। अब तो भैया एसएससी में रैंक लेकर आएंगे और एमईए बनकर रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सबका बेनिफिट हो सके, सब ये पार्ट को जान सके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फाइलिंग वर्क इन एमओयू। अब देखो क्या होता है ये एमओयू शब्द, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मानो यहां पर आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि यार इंडिया का समझौता हुआ है रशिया के साथ कि हम तुमको इतने वेपन्स देंगे, तुम हमें इतने वेपन्स दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मोदी जी जाके खुद जो है व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठ के और बात कर लेंगे, हाँ भैया देखो हम तुमको 10 ब्रह्मोस दे रहे हैं, तुम हमको इतना ये देना वो देना, ऐसे नहीं होता। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब बनता है तो उस कंट्री में जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर सहयोग करते हैं, उनके सहायता से ही कोई भी चीज है वो लेन देन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो वो असिस्ट करते हैं सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर को। इसके अलावा फाइलिंग वर्क जो एमओयूज का होता है उनमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो एएसओस का होता है, एमईए विदेश मंत्रालय वालों का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जैसे सुषमा स्वराज को किसी ने ट्विटर पर टैग कर दिया कि हम दुबई में काम करने आए थे और 5 साल हो गया, हमको बंधक बना के रख लिया गया है, प्लीज हमारी सहायता करिए। और ऐसे ऐसे वीडियो सुषमा स्वराज के पास आते थे, वो तुरंत विदेश मंत्रालय को वहां पर सूचित करती थी और वहां पर उस व्यक्ति को फिर वहां से छुड़ाया जाता था कानूनी प्रक्रिया करके,
ठीक है, जैसे आपके विजय माल्या हो गए, वो भाग गए, या कोई और नीरव मोदी भाग गए यहां पर, तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो विदेश मंत्रालय की हो जाती है और सारा ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ जो है वो वही मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहां पर आपने देखा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। जैसे मानो यहां का अगर कोई भी स्टेट का सीएम हो गया या किसी हमारे जो पीएम हो गए, वो अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो है माने मानो कि अगर मैं एक तरीके से बोलूं यहां पर कि पाकिस्तान के जैसे मान लो कि यहाँ पर इमरान खान हो गए, ठीक है, और उनके साथ मीटिंग करानी है, किनकी, मोदी जी की मीटिंग करानी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीटिंग करानी है, तो जो कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे हो गया, कोई ऐसी कंट्री है जहां पर वो हिंदी नहीं बोलते और हम हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कराने के लिए जो है वहां पर उस तरीके से इस्तेमाल जो है, वहां पर जो सहयोग है वो सहयोग हमारे विदेश मंत्रालय की पूरी टीम करती है। जो ट्रांसलेटर हो गए, जो वहां पर ऑफिशियल पेपर वर्क हो गया, एवरीथिंग जो भी होता है वही विदेश मंत्रालय के बिल्डिंग से, वही विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट से होता है, ठीक है। और जो लास्ट हो गया वो हो गया एनआरआई का, जिसके बारे में आप जानते हैं।